मानक हिंदी के जिज्ञासु श्रोताओं, विद्या प्लस के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी का हार्दिक स्वागत। हम आज अपने अध्ययन की श्रृंखला में दूसरा शीर्षक लेने जा रहे हैं। उसका नाम है विलोम तथा पर्याय। विलोम तथा पर्याय के बारे में ऐसा माना जाता है कि विलोम और पर्याय जो है वो रटने की है। ऐसा कहना पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि विलोम और पर्याय जो है वो ठीक है, रटने और अभ्यास की चीज़ तो है, लेकिन साथ ही साथ यदि आप कुछ विशेष नियमों को जान जाएं तो विलोम पर्याय में 100% शुद्धता आ सकती है। तो मैं अभी विलोम के विषय में, विलोम शब्द कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा और इसको आप देखें। ये किसी भी परीक्षा में विलोम और पर्याय, हिंदी राजभाषा की परीक्षा में किसी भी में भी विलोम और पर्याय का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और आपको पता है, एक एक चीज़ आधा आधा नंबर भी बहुत मायने रखता है। यदि हम कुछ सामान्य बातों की वजह से त्रुटि कर बैठते हैं तो हम एक नंबर से वंचित हो जाते हैं, और एक नंबर से वंचित होने का मतलब है लाखों के नीचे चला जाना। इसलिए विलोम और पर्याय में आप किस्मत पर, आप अपने सौभाग्य या दुर्भाग्य पे भरोसा मत कीजिए, आप अपने पुरुषार्थ पे भरोसा कीजिए। तो विलोम जो है, विलोम का एक और नाम है विपरीतार्थक। विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द। तो विलोम के विषय में ऐसा कहा जाता है कि विलोम रटना चाहिए। रटना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन वास्तव में रटने की बजाय यदि कंसेप्ट को समझ लिया जाए तो विलोम बहुत ठीक से आप कर सकेंगे। विलोम के शब्दों को संभालने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि विलोम जो बनाए जाते हैं, विपरीतार्थक बनते कैसे हैं, क्यों नहीं उसी को समझ लें, ताकि लाखों विलोम बनाना आपको आ जाए। लाखों विलोम बनाना आपको आ जाएगा यदि आप विलोम के मूल नियम को समझ लें। देखिए, प्रत्येक शब्द को रटना और उसका मूल नियम जान लेना। व्याकरण का मतलब यही होता है कि व्याकरण में आप तमाम शब्दों के विषय में मूलभूत नियमों को जानते हैं। जैसे मूलभूत नियम पता होता है तो हजारों लाखों शब्दों के विषय में आपको ज्ञान हो जाता है। तो हम सबसे पहले लेना चाहेंगे विलोम का पहला नियम, जिसकी वजह से विलोम बनता है, वो है सबसे पहले लिंग के आधार पर विलोम शब्द का निर्माण। लिंग, लिंग के आधार पर। जैसे हमारे पास कोई शब्द है राजा, तो राजा का जो, राजा पुल्लिंग है, तो राजा का जो दूसरा लिंग होगा वो क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। और स्त्रीलिंग राजा के समकक्ष कौन होता है, रानी होती है। इस तरह से रानी जो है, इसका लिंग के आधार पे ये विलोम बन गया। यदि आपके पास स्त्री शब्द है तो स्त्री का विलोम लिंग के आधार पे क्या बनेगा, पुरुष। पुरुष में रॉ में छोटा ऊ है, पुरुष। इस तरह से दूसरा आधार बनता है विपरीतार्थक का, वो होता है उपसर्ग। उपसर्ग उत्परिवर्तन द्वारा, उपसर्ग उत्परिवर्तन के द्वारा, उत्परिवर्तन के द्वारा, के आधार पर। तो विसर्ग उत्परिवर्तन क्या है, उत्परिवर्तन का मतलब होता है विसर्ग का इधर उधर होना। एक उपसर्ग लगा दिया तो एक अर्थ आता है, यदि दूसरा उपसर्ग लगा दिया तो दूसरा अर्थ होता है। इसी को उत्परिवर्तन कहते हैं। विज्ञान में उत्परिवर्तन का सिद्धांत है, जेनेटिक्स
म्यूटेशन का, ऐसे यहाँ भी हमारे पास उपसर्गों का आदान प्रदान हो जाता है तो शब्द बदल जाते हैं। तो जैसे देखिए आप, हमारे पास शब्द है आयात, तो आयात का जो अर्थ है वस्तुओं का आना, इसमें क्या क्या आप देखेंगे, एक आ उपसर्ग है और फिर यात नाम का एक शब्द है, इनको मिलाने से आयात बनता है, और इसका जो विलोम होगा वो हो जाएगा निर्यात। तो निर्यात में हम निर और यात, निर और यात शब्द से हम निर्यात शब्द बनाते हैं। तो एक उपसर्ग लगा रहे तो निर्यात बन रहा है, एक उपसर्ग लगा रहे तो आयात बन रहा है। इस तरह से हम इस ऐसी गतिविधि को हम उत्परिवर्तन का नियम कहते हैं। उत्परिवर्तन के नियम पे एक नहीं बल्कि हजारों विलोम शब्दों का निर्माण होता है, वो हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हम आते हैं 3 नंबर पे। तो 3 नंबर पे आप आएंगे, इसमें जो आधार हमारा है अगला वो है उपसर्ग के साथ एवं उपसर्ग से रहित शब्द लिख के हम विलोम का निर्माण कर सकते हैं। जैसे देखिए हमारे पास है शब्द, एक शब्द लेते हैं हम, गत शब्द है। गत का अर्थ होता है गया हुआ, गया हुआ। या वास्तव में गम धातु से आपने त प्रत्यय किया है तो म का लोप होके हमारा शब्द बन रहा है गत, और इसमें यदि आज उपसर्ग जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है आगत। तो आगत का अर्थ होगा आया हुआ, आगत का अर्थ हो जाएगा आया हुआ। तो अर्थ में बदलाव आ गया, अर्थ जो है विपरीत हो गए, आया हुआ। इसमें प्रकृति प्रत्यय क्या है, आ है, गम है और फिर त प्रत्यय है। तो गम का मौका लोप हो जाता है, इसके सबके जुड़ने पे बनता है आगत। तो गत आगत। इस तरह से उपसर्ग के साथ एवं उपसर्ग से रहित प्रयोगों को करके हम विलोम शब्दों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से हमारा चौथा आधार है उपसर्गों का, चौथा आधार है पूर्णतः अन्य शब्दों, पूर्णतः अन्य शब्दों, पूर्णतः अन्य शब्दों के प्रयोग के आधार पर। तो हिंदी में बहुत से शब्द ऐसे हैं, जैसे आप देखेंगे हमारे पास शब्द है आकाश। शब्द आपने लिया तो बस आकाश शब्द में अब इसके लिए हम उपसर्ग का परिवर्तन नहीं करके पूर्णतः पृथक शब्द हम पाताल लेंगे तो हमारा विलोम तैयार हो जाएगा, और वो होगा इस तरह से पाताल। तो इस तरह से आप पाते हैं कि जब हम विलोम की बात करते हैं तो विलोम में इस तरह की चीजें आती हैं, पूर्णतः शब्द बदल गए। इसके बाद पांचवा आधार हम ले रहे हैं गुण के आधार पे। गुण के आधार पे भी बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो विलोम शब्दों का निर्माण करते हैं। इन नियमों के आधार पे ही लाखों लाख शब्द बनते हैं। हम लाखों लाख शब्दों को याद नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इन 5 नियमों को, 6 नियमों को समझ के अनेक शब्दों के विषय में निर्णय ले सकते हैं।
आप देखेंगे यहाँ पर मैं शब्द लेने जा रहा हूँ। अब जैसे हमारे पास राजा शब्द है, यदि हमने लिंग के आधार पर निर्णय लिया होता तो राजा का विलोम रानी होता, और किया भी था हमने। लेकिन राजा के विलोम के साथ साथ गुण के आधार पर राजा समृद्ध होता है। अर्थ देखिए, राजा समृद्ध होता है, धनवान होता है, तो जो इसका विलोम होगा वो निर्धन होगा। तो राजा का रंक शब्द भी आप कर सकते हैं विलोम, ये है। इस तरह से रंग के साथ साथ आप प्रजा भी कर सकते हैं इसका, क्योंकि राजा जो है वो शासक प्रजाति का है और जो जनता है वो शासित होती है। तो शासन और शास्य, शासन और शास्य, शासन करने वाला और शासित होने वाला के अर्थ के आधार पे हम इनका इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। आगे आप देखेंगे राजा शब्द का विलोम एक दूसरे अर्थ में मंत्री भी हो सकता है। तो राजा का विलोम मंत्री भी हो सकता है कि राजा जो है सत्तासीन होता है, ये सलाहकार होते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे राजा शब्द का, मैं प्रश्न बना रहा हूं, राजा शब्द का यह विलोम नहीं है, यह विलोम नहीं है, विलोम नहीं है। मैं कंसेप्ट की बात कर रहा हूं, संप्रत्यय की बात कर रहा हूं, क्योंकि संप्रत्यय जान लेने के बाद आप बहुत सारे शब्दों के बारे में निर्णय ले सकते हैं। इसलिए संप्रत्यय जानना हमारी उपयोगिता इसी में है, हमारी प्रासंगिकता इसमें है कि हमसे संप्रत्यय सीखिए, फिर लाखों शब्दों के बारे में आप निर्णय लीजिए। एक एक शब्द को रटा नहीं जाता है, समझदारी होती है नियमों को जान लेना। तो राजा शब्द का जो विलोम नहीं है कह के प्रश्न होगा, तो इसमें हमारा 1 2 3 4, तो एक तो हम लेंगे रंक, रंक विलोम है क्योंकि राजा धनवान होता है, पैसे वाला होता है, रंक जो निर्धन होता है। तो अर्थ के आधार पे ये बन रहा है। इसके बाद राजा पुल्लिंग है, तो उसका जो रानी, राजा शासक होता है, प्रजा, प्रजा, और ये हमने लिख दिया नृप। तो यहाँ पे राजा का पर्याय, राजा का विलोम रंक इसलिए है, रंक इसलिए है कि राजा धनवान है और रंक निर्धन है, इसलिए राजा का विलोम वो है। रानी भी है क्योंकि राजा पुल्लिंग है और रानी स्त्रीलिंग है, तो लिंग के आधार पर ये है। और राजा शासक है, प्रजा शास्य है, जिसे शासित किया जाता है, इसलिए प्रजा भी है। राजा का विलोम नृप नहीं हो सकता, नृप जो है राजा का पर्याय है। इस तरह के प्रश्न बनते हैं, तो आप इस तरह से लेकर के इनको समाधान कर सकते हैं। तो ये सिद्धांत यदि ध्यान रखा जाए तो आप आराम से विलोम वाले प्रकरण को समझ सकते हैं। इसी प्रकार विलोम के प्रसंग में आपसे पूछा जाए कि स्त्री का विलोम क्या होगा, स्त्री का विलोम, स्त्री का विलोम, तो इसके लिए हम 4 विकल्प लेते हैं। स्त्री का विलोम मर्द, स्त्री का विलोम जनाना, स्त्री का विलोम पुरुष, स्त्री का विलोम बच्चा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भ्रांत करने वाली बात है, स्त्री का विलोम किसे माना जाए, क्योंकि स्त्री का विलोम मर्द भी है, स्त्री का विलोम पुरुष भी है। तो स्त्री का विलोम किसे माना जाए, मर्द और पुरुष? क्या ये प्रश्न विकल्प गलत है? ऐसी बात नहीं है, ये प्रश्न बिल्कुल सही है। चूंकि स्त्री जो शब्द है वो तत्सम है, आपने तत्सम का पाठ पढ़ा है पहले हमारे इस प्रकरण में,
इससे पूर्ववर्ती चैनल में हम तत्सम तद्भव की खूब चर्चा की है। तो तत्सम स्त्री शब्द है, और यहाँ देखा जाए तो मर्द शब्द उर्दू का है, पुरुष शब्द तत्सम है। तो स्पष्ट दिख रहा है कि तत्सम के साथ तत्सम का जोड़ा सही रहेगा। मर्द इसका उत्तर नहीं होगा, बल्कि पुरुष इसका उत्तर होगा। बच्चा तो हो नहीं सकता, ये अंडरस्टूड है, सब समझ रहे हैं कि बच्चा हो नहीं सकता। और जनाना इसलिए नहीं हो सकता कि स्त्री और जनाना एक ही अर्थ के शब्द हैं। तो यहाँ पर जो इसका विलोम बनेगा वो पुरुष बनेगा। उसका आधार क्या है? तत्सम और तद्भव का आधार। तो ये भी एक आधार होता है तत्सम और तद्भव का, जिसके आधार पे आप तत्सम के समक्ष तत्सम ही लिखते हैं, तद्भव के समक्ष तद्भव ही लिखते हैं, उर्दू के समक्ष उर्दू ही लिखते हैं, तो आपका उत्तर ज़्यादा सही माना जाएगा। इस प्रश्न को उठा के हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। यदि जाते भी हैं तो हमारा हार निश्चित है हमारी, क्योंकि यहाँ पर एक कारण है, वो ये कि स्त्री तत्सम है, इसलिए उसके स्थान पर होने वाला जो विलोम होगा वो पुरुष होगा, तत्सम होगा, मर्द नहीं हो सकता है। हाँ, यदि यहाँ पे स्त्री के स्थान पर यदि उर्दू का कोई शब्द होता तब हम मर्द को उसका विलोम मान सकते थे। यदि यहाँ पे औरत होता, आप ध्यान दीजिए, औरत यदि शब्द है हमारा, एक प्रश्न में तीसरा ले लेता हूँ। हमने तीसरा प्रश्न लिया कि औरत का विलोम क्या होगा। तो औरत का विलोम नंबर 1 पुरुष, नंबर 2 व्यक्ति, 3 नंबर पे हम आते हैं, हम लिखते हैं मर्द, और 4 पे लिखते हैं हम जनाना। और आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि बताइए इस औरत शब्द का विलोम क्या होगा। कंसेप्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ। आप कंसेप्ट से चलेंगे, आप आगे रहेंगे। ये जो आज कंसेप्ट बताया जा रहा है, ये कंसेप्ट 2-4 शब्दों का नहीं है, ये कंसेप्ट हजारों हजार शब्दों के विषय में आप निर्णय ले सकें, इसलिए ये बात बताई जा रही है। तो आप देखेंगे औरत जो शब्द है, अब जिसे यही नहीं पता होगा कि ये तत्सम है, तद्भव है, अरबी का है, फारसी का है, उर्दू का है, तो वो बंदा यहाँ पर सही उत्तर नहीं दे पाएगा। हमें पता है पहले से औरत शब्द जो है वो उर्दू का है, और यहाँ पर उर्दू का जो शब्द है 2 है, एक तो है मर्द और एक है जनाना। आप देखिए, तो औरत शब्द के लिए हमारे पास ये जो उर्दू का शब्द है, इसके लिए 2 शब्द है, मर्द और जनाना। लेकिन औरत महिलावाचक है और प्रश्न पूछा जा रहा है विलोम का, तो औरत का विलोम जनाना तो हो नहीं सकता, इसलिए ये समाप्त हो गया, मर्द बचा। तो इस प्रकार हम पाएंगे कि औरत का विलोम मर्द होगा, औरत का विलोम व्यक्ति या पुरुष नहीं होगा, क्योंकि पुरुष और व्यक्ति दोनों जो शब्द हैं ये तत्सम हैं। इसलिए उर्दू का विलोम उर्दू होगा, और ये विलोम पूछा जा रहा है, इसलिए लिंग के आधार पे हम इसको इस रूप में देखेंगे। इसी तरह से हम बात करना चाहेंगे पर्याय के विषय में। तो पर्याय के बारे में भी आप कंसेप्ट समझ लें, इसके बाद विद्या प्लस की ओर से आपको एक विस्तृत सूची दी जाएगी, जिसमें जितने भी संभावित प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न आपके पाठ्य सामग्री के रूप में आपके पास उपलब्ध होगा। तो पर्याय के विषय में आप सब जानते हैं, पर्याय का मतलब होता है एक शब्द का दूसरा नाम, अपर नाम। तो वास्तव में भाषा विज्ञान की दृष्टि से और साहित्य की दृष्टि से किसी भी शब्द का समुचित पर्याय होता ही नहीं है, किसी भी शब्द का कोई समुचित पर्याय होता ही नहीं है। तो फिर पर्याय का संप्रत्यय, पर्याय का शीर्षक क्यों पढ़ाया जाता है, जाना जाता है। तो वस्तुतः हर प्रत्येक शब्द अपने आप में एक विशिष्ट अर्थ रखता है, और जो पर्याय माना जाता है उसकी प्रतिछाया होती है, उसकी केवल अनुकृति होती है, उससे मिलता जुलता होता है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता होता है, इसलिए हम उसे पर्याय कहते हैं। क्योंकि यदि एक शब्द का दूसरा पर्याय होता तो फिर नए शब्द बनाने की आवश्यकता ही नहीं होती। हर परिस्थिति में हम नए नए शब्द बनाते हैं। हमारे यहाँ एक बड़े ही विशिष्ट देवता हैं भगवान शंकर। तो भगवान शंकर के कई रूप हैं। आप देखेंगे शंकर जी का रूप है
वो रुद्र हैं, भगवान शंकर रुद्र हैं, भगवान शंकर शंकर हैं, भगवान शंकर आशुतोष हैं। ठीक है। तो वास्तव में देखा जाए तो रुद्र का पर्याय शंकर और शंकर का पर्याय आशुतोष लिखा जाता है, पर स्थिति यह है कि प्रत्येक शब्द यहाँ बहुत ही विशिष्ट अर्थ देने वाला है। रुद्र एक बहुत ही विशिष्ट रूप है, जिस रुद्र रूप में हम भगवान शंकर के क्रुद्ध स्वरूप को देखते हैं। वो विनाशक रूप में जब होते हैं तब रुद्र कहलाते हैं। तो रुद्र जो हैं विनाशक देवता के रूप में हम इनका नामकरण या इनके गुण को हम परिभाषित कर सकते हैं। सृष्टि के विनाशक क्रम में हम भगवान रुद्र को याद करते हैं जो पूरी सृष्टि का विनाश करते हैं। तो रुद्र एक कठोर और भयानक रूप होता है जिसके माध्यम से वो सृष्टि का विनाश करते हैं। और शंकर का शाब्दिक अर्थ होता है शम यानी कल्याण। सम का मतलब होता है कल्याण, और कर का मतलब होता है कर्ता, करने वाले। तो अब बताइए शंकर का विलोम रुद्र कैसे हो सकता है? तो शंकर का विलोम तो रुद्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि शंकर कल्याण करने वाले हैं और रुद्र विनाश करने वाले हैं। लेकिन दोनों ही शब्द एक ही देव विशेष की ओर इंगित करते हैं, दोनों ही शब्द एक ही देवता को बताते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि शंकर शब्द का पर्याय रुद्र है। तो ये बात सामने आई कि हम जब पर्याय का विश्लेषण करते हैं तो पर्याय छाया मात्र होते हैं। पर्याय में जो दूसरा शब्द हम इंगित करते हैं वो शब्द किसी न किसी रूप से मूल शब्द से जुड़ा होता है, इसलिए हम उसका पर्याय कह देते हैं। तो यहाँ भी ये आपको बात ध्यान रखनी होगी कि जब तत्सम शब्द हो उसका पर्याय पूछा जाए तो यथासंभव तत्सम शब्द ही पर्याय आने चाहिए। वस्तुनिष्ठात्मक प्रश्नों में ये बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अभी मैं उस प्रकरण को बताऊंगा, प्रश्न बताऊंगा कैसे किसी का विलोम या पर्याय होते हुए भी उसका नहीं माना जाता है। जैसे अभी आपने देखा राजा का पर्याय रंक तो हो सकता है, लेकिन शहंशाह पहली दृष्टि में नहीं होगा उसका पर्याय। तो यहाँ पर है आशुतोष शब्द जो हमारे पास है, तो आशुतोष का शाब्दिक अर्थ है आशु यानी शीघ्र। आशु का मतलब होता है शीघ्र। आशु कवि यानी शीघ्र कविता करने वाले कवि को आशु कवि कहते हैं। तो आशु यानी शीघ्र, और तोष का मतलब होता है संतुष्ट होने वाले, तुष्ट होने वाले, संतुष्ट होने वाले, संतुष्ट होने वाले। तो भगवान शिव के बारे में ऐसा माना जाता है कि वो बड़े दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं, और विनम्रता से उनके शरणागत हुआ जाए तो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भगवान शिव को हम आशुतोष कहते हैं। आशु शीघ्र, तुष्ट होने वाले जो हैं वो आशुतोष है। अब यहाँ पे रुद्र का पर्याय शंकर और शंकर का पर्याय रुद्र, आशुतोष का पर्याय शंकर, रुद्र का पर्याय शंकर हो सकता है। वो इसलिए हो सकता है क्योंकि तो हमारे पास दो बातें आई। एक विरोधात्मक बात यह है किसी भी शब्द का कोई शब्द पर्याय नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्रत्येक शब्द का एक अलग संदर्भ होता है। प्रत्येक शब्द किसी न किसी विशेष घटनाक्रम से संबद्ध होता है। प्रत्येक शब्द का निर्माण काल और प्रसंग बिल्कुल पृथक होता है। ऐसी स्थिति में किसी एक प्रसंग के शब्द को किसी दूसरे प्रसंग के शब्द का पर्याय नहीं माना जा सकता। ये सैद्धांतिक कथन है। फिर भी पर्याय इसलिए माना जाता है क्योंकि ये एक रूप से एक दूसरे को कह तो रहा है। भगवान शिव से संबंधित तो है, शिव तो एक ही है ना, इसलिए शिव से संबद्ध होने का इसका पर्याय माना जा सकता है। तो इस प्रकार आप पाएंगे कि पर्याय के विषय में यदि बात ध्यान रह जाती है तो फिर हम तो पर्याय जिनके पास शब्द भंडार अच्छा होता है
वो अच्छे जानकार और भाषावेत्ता माने जाते हैं। इसलिए प्रत्येक पाठ्यक्रम में पर्याय का टॉपिक रहता है, वो चाहे अंग्रेजी भाषा हो, चाहे संस्कृत भाषा हो, चाहे हिंदी भाषा हो, सब में पर्याय अधिक से अधिक जानने से व्यक्ति समुचित शब्दों का प्रयोग कर पाता है। भाषा का देखिए बहुत भारी महत्व है दुनिया में, व्यवहार में, क्योंकि जो लोग भी संसार में सफल हैं वो अपनी भाषा की वजह से हैं। वो चाहे अच्छे वकील हों, या फिर वो अच्छे नेता हों, या फिर वो अच्छे मोटिवेटर हों, सब के सब समुचित शब्दों का, सही शब्दों का प्रयोग करना जानते हैं, इसलिए वो महान बनते हैं। इसलिए वो, और आप भी यदि इन शब्दों के विषय में ठीक से जानकारी बढ़ाते हैं तो आप भी सफल अध्यापक बन सकते हैं, क्योंकि बोली का बहुत ही महत्व है। और ख़ास करके मानव योनि में तो बोली जो है वो हमारे अंतःस्थल के भावों को उद्दीप्त करते हैं। सही शब्द होगा तो ज़्यादा उद्दीपन होगा, गलत शब्द होगा तो उद्दीपन नकारात्मक रूप में जाएगा, इससे हमारा काम बिगड़ जाएगा। तो बोली का बहुत महत्व है। आप इस भाषा को सीख के, लक्षण व्यंजन अभिधा को सीख के सही शब्दों का प्रयोग जान सकते हैं। तो पर्याय के विषय में मैं एक प्रश्न ले रहा हूँ। वो प्रश्न है, जैसे देखें आप, कृष्ण का पर्याय यह नहीं है, यह नहीं है। पढ़ाई सीधी सीधी नहीं होती है। देखिए, पढ़ाई जो होती है इसमें बहुत सारे ननु नच किंतु परंतु लगे होते हैं, अपवाद वगैरह लगे होते हैं। परीक्षक हमेशा सरल सरल प्रश्न नहीं पूछता है, और सरल सरल प्रश्न यदि आप जानते हैं तो ठीक है, आप 50% में सम्मिलित हैं। लेकिन जब तक आप किंतु परंतु ननु नच में नहीं जाएंगे, तब तक आप न तो अच्छे वक्ता हो सकते हैं, न अच्छे अध्यापक हो सकते हैं, न ही आप अच्छे एक सफल व्यक्ति हो सकते हैं। इसलिए ननु नच किंतु परंतु में जाना बहुत आवश्यक है। तो कृष्ण का पर्याय यह नहीं है, और हम विकल्प दे रहे हैं, एक काला, दूसरा सांवला, तीसरा कान्हा, और चौथा वसुदेव। इस तरह से हम लेते हैं, हरि का पर्याय यह नहीं है, हरि का पर्याय, हरि का पर्याय यह है। 1 2 3 4। हरि का पर्याय यह है। हम एक ले रहे हैं बंदर, मैंने दूसरा शब्द लिया शिव, हमने तीसरा से लिया भस्मासुर, हमने चौथा लिया विश्वकर्मा। तो यहाँ पर जो है ना, कृष्ण का पर्याय यह नहीं है। मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, हमें पर्याय आदि के लिए बहुत सैद्धांतिक तौर पे बहुत गहराई में जाना पड़ेगा, क्योंकि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, और उन अनेक अर्थों में से किसी एक अर्थ को परीक्षक रख सकता है, और हम आराम से भ्रांत हो सकते हैं, हम आराम से विस्मित होके और गलत उत्तर पर टिक लगा सकते हैं। आप देखिए, कृष्ण का पर्याय नहीं है, काला, सांवला, कान्हा। आपको पता है कृष्ण काले के लिए आता है, इसलिए ये पर्याय है। और भगवान कृष्ण सांवले वर्ण के थे, तो सांवला भी उनका पर्याय लगता है।
और भगवान कृष्ण का नाम तद्भव में कान्हा भी है, ये भी है। और आपको लगता होगा वसुदेव भी भगवान कृष्ण का नाम है, पर ऐसी बात नहीं है। वसुदेव उनके पिता का नाम है, वसुदेव जो है उनके पिता का नाम है, पिता का नाम है। तो इसलिए ये जो विकल्प है, ये विकल्प कृष्ण का पर्याय नहीं है। और इस तरह से हमारा उत्तर बनेगा चौथा। हाँ, कृष्ण का एक और नाम है, वो है, उसका नाम वो है वासुदेव। यदि आप वासुदेव शब्द कहते हैं तो ये कृष्ण का पर्याय है, पर हमने वासुदेव पूछा नहीं है। तो इस प्रकार से आप पाते हैं कि यदि अर्थ आपको पता हो तो आप सही विकल्प पे चिन्ह लगा सकते हैं। तो हमें जानने की आवश्यकता है कि शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। एक सिद्धांत है संस्कृत में, अनेकार्थाः शब्दाः, शब्दों के बहुत अर्थ, धातुओं के भी बहुत अर्थ होते हैं, प्रसंगानुसार उनका अर्थ निकाला जाता है। हरि का पर्याय यह है, तो हरि का पर्याय देखा जाए तो विश्वकर्मा हरि का पर्याय नहीं है। हरि जो है विष्णुवाचक है, तो विष्णु का नाम हमने रखा नहीं यहाँ पे। भस्मासुर भी नहीं है, भगवान शिव का भी नाम हरि नहीं है। हाँ, हरि जो है बंदर का पर्याय है, इसलिए हमारा उत्तर होगा बंदर। तो बंदर, हिरण, विष्णु, सूर्य आदि अनेक हरि के पर्याय हैं। इस प्रकार से आप पर्याय के संदर्भ में ऐसे प्रश्न यदि विश्लेषणात्मक ढंग से कर सकेंगे, तभी जाके पर्याय के समीक्षात्मक प्रश्नों को, पर्याय के क्लिष्ट प्रश्नों का समाधान आप ठीक से कर पाएंगे। तो पर्याय जो है, विलोम जो है, ये दोनों ही प्रकरण याद करने के भी हैं, साथ ही साथ ये चिंतन के भी हैं, विश्लेषण के भी हैं। चिंतन, विश्लेषण, मनन और फिर कंठस्थीकरण। तो कंठस्थीकरण, चिंतन, मनन, विश्लेषण चलते रहने की प्रक्रिया है। यदि ये चलता रहता है तब आप आराम से इन प्रश्नों के उत्तरों को ढूंढ पाते हैं, जान पाते हैं और इदम इत्थम ऐसा कह पाते हैं। क्योंकि जब तक, देखिए, जब तक आपका निश्चप्रच ज्ञान न हो, जब तक आप सुनिश्चित रूप से न जानते हो, तब तक उस ज्ञान का महत्व नहीं होता है। क्योंकि ज्ञान का मतलब ही है प्रयोग करने की दक्षता, क्षमता, और ये पुनः पुनः पढ़ते रहने से ही हो पाता है। इसीलिए बहुत सारी परीक्षाओं में नकारात्मक अंकन की व्यवस्था है, नेगेटिव मार्किंग। तो नकारात्मक अंकन जो है वो इसलिए किया जाता है ताकि जो दृढ़ निश्चय वाले छात्र हैं, जो दृढ़ निश्चय वाले ज्ञाता हैं, वो ही चयन हासिल कर सकें, वो ही चयनित हों। इसीलिए दृढ़ता के साथ शब्दों का ज्ञान यदि हो तो आप पर्याय और विलोम के संबंध प्रश्नों को कर सकते हैं। मैं एक और प्रश्न ले रहा हूं। वो प्रश्न है, यहां एक वनिता का पर्याय है। नंबर एक, यहां मैं लेता हूं एक नारी, दूसरा लिया मैंने औरत, तीसरा मैंने जनाना, और चौथा लिया मैंने लेडी। तो चूंकि वनिता शब्द जो है वो तत्सम का है, तो तत्सम के रूप में यहाँ जो शब्द आया हुआ वो नारी शब्द है। तो नारी ज़्यादा बढ़िया और शुद्ध विकल्प होगा बजाय अन्य शब्दों के। औरत उर्दू का होने के कारण, जानना उर्दू के होने के कारण, लेडी इंग्लिश का होने के कारण ये हमारे विकल्प का हिस्सा नहीं है। हमारा विकल्प है नारी। इसी तरह से विलोम के बारे में मैं एक प्रश्न बनाऊं। विलोम का प्रश्न, यहाँ एक शब्द
दौलत का एक शब्द दौलत दौलतमंद का, यहाँ एक शब्द दौलतमंद का विलोम है। हमारे पास विकल्प है 1, 2, 3, 4। एक शब्द ले लेता हूं मैं निर्धन, एक शब्द लेता हूं मैं अकिंचन, एक शब्द लूंगा मैं विपन्न, ठीक है, विपन्न। अब देखिए, एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए तमाम दूसरे शब्दों का अर्थ भी आना बहुत आवश्यक है। यदि नहीं है तो फिर हम मात खा सकते हैं, हमसे प्रश्न रह सकता है। और एक शब्द ले लेता हूं मैं गरीब। अब आप देखेंगे यहाँ एक शब्द दौलतमंद का विलोम है, तो दौलतमंद का मतलब होता है दौलत वाला। उसका जो विलोम बनेगा, निर्धन भी है, अकिंचन भी है, विपन्न भी है, ये तीनों सही हैं, बल्कि गरीब भी सही है। लेकिन निर्धन, अकिंचन, विपन्न ये तीनों शब्द एक विशेष संदर्भ में ये तत्सम है, इसलिए। और दौलतमंद जो शब्द है ये उर्दू का है, तो उर्दू का शब्द होने के कारण निर्धन, अकिंचन, विपन्न के स्थान पर यदि गरीब को हम टिक लगाते हैं तो आपका उत्तर बिल्कुल सही माना जाएगा और आप पूरे अंक के दावेदार होंगे। इस प्रकार से पर्याय और विलोम जो शब्द है वो अपने आप में सीखने समझने की है, उसके कंसेप्ट जानने की ज़रूरत है। और मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि पर्याय और विलोम को याद करने से पहले आप पहले ये निर्णय ले लें कि तत्सम, तद्भव और उससे संबंधित बात कौन कौन सी है, क्योंकि ये चीज़ें यदि आपकी क्लियर है तो आप आराम से इसे कर सकते हैं। अगले चरण में हम इन्हीं पर्याय और विलोम से संबद्ध प्रश्न, आप विद्या प्लस के चैनल से इनके प्रश्न की मांग करें और आप इसके माध्यम से अध्ययन सामग्री की मांग करें, उनको ठीक से पढ़ें और इस कंसेप्ट को याद रखें। इन सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप पर्याय, देखिए हर टॉपिक का अलग अलग मैथोडोलॉजी होती है पढ़ाई का। कुछ चीज़ें रटने की होती हैं, बच्चों ने ये सोचा हुआ है कि रट लेंगे, ऐसा नहीं है। रटने की बजाय आप अनावश्यक 5 पेज रटते रहें, उससे अच्छा है ना 5 नियम सीख लें। तो आज का जो टॉपिक है आपके पर्याय और विलोम में कहीं बाधा नहीं आने देगी। यदि इसको ध्यान से पढ़ लें फिर आप 5 क्या 50 पेज भी आराम से याद कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को तरीके से करने से इसमें पूर्णता हासिल होती है। और यदि आप तरीके से पेश नहीं आ रहे हैं तो आपका समय, श्रम, धन सब व्यर्थ जाता है और अंततः असफलता प्राप्त होती है। इसलिए तरीके से चलिए, एक्सपर्ट के साथ रहिए। हम में से आज किसी को कोरोना हो जाता है और हम समुचित इलाज लेते हैं, उसकी चिकित्सा कराते हैं, तो कोरोना हमारे देखिए करीबन 96% ठीक होने का दर है। ऐसे ही यदि आप विद्या चैनल पे हिंदी पढ़ते हैं तो हमारे यहाँ 96 नहीं, हमारे 100% रेट है पास होने का, 100% रेट है पास होने का। क्यों? कि बिल्कुल विधिवत तरीके से एक एक बात बताई जाती है, सिखाई जाती है। हमारी पढ़ाई का 3 चरण है। पहले आप हमारे कंसेप्ट को समझें, फिर आप अध्ययन सामग्री लें और फिर इसके बाद प्रश्नों को करें। और इन 3 चरणों से गुजरने के बाद हिंदी का ऐसा कोई भी शीर्षक नहीं है जो आपके मस्तक पर सिलवट ला दे, आपको चिंता में डाले, ऐसा कोई भी। हाँ, समय देना होगा, आपको समय देना होगा, निष्ठा जगानी होगी। थोड़ी सी निष्ठा के साथ आइए, क्योंकि अब आप विद्या प्लस पे
एक बहुत ही ईमानदार विद्यार्थी से जुड़े। मैं भी विद्यार्थी हूँ, आप नए विद्यार्थी हैं, मैं पुराना विद्यार्थी हूँ, बस इतना सा अंतर है। मैं भी विद्यार्थी हूँ, पर मैं आलसी विद्यार्थी नहीं हूँ। मैंने बहुत मेहनत किया है, तो मैं हिंदी का बहुत ही परिश्रमी विद्यार्थी हूँ। तो अब आप एक परिश्रमी से जुड़ते हैं, विशेषज्ञ से जुड़ते हैं, तो आपको पूरा प्रतिफल इसका प्राप्त होता है। तो आज के इस पर्याय और विलोम के सेशन में इतना ही। बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको विद्या प्लस के चैनल के माध्यम से आपको वो प्राप्त होगा। फिर प्रश्न आपको प्राप्त होंगे, और इसके करने के बाद आप संसार की कोई भी परीक्षा के पेपर को उठा के देखिए, सारे पेपर, सारे पर्याय विलोम आपका सही होगा। शब्द देखिए, वैसे देखा जाए तो पर्याय और विलोम जो है ना, ये शब्दकोश का हिस्सा है। पूरा शब्दकोश ही आपके पाठ्यक्रम में है, लेकिन हमारे माध्यम से आप चलते हैं तो पूरा शब्दकोश याद करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा मैंने 5 नियम बताए आपको, उन 5 नियमों के सहारे सारे विलोम बनते हैं। पर्याय का यही कंसेप्ट है, इस तरह से चला जाए तो हो जाएगा और काम हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए, और कल हम किसी दूसरे टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।